सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर हसन खान के कुलकर्णी, एसोसिएट हिंदी प्रोफेसर, इंदिरा गांधी सरकारी प्रथम दर्जे महिला कॉलेज सागर। आइए अब हम तृतीय सेमेस्टर बीए बीएसडब्ल्यू के हिंदी पाठ्यक्रम में जो 30वें सत्र पर पहुंच चुके हैं, 30th सेशन पर हम पहुंच चुके हैं। जो 30 सेशन में 30वें सत्र में घायल शहर की एक बस्ती, इस कहानी का दूसरा भाग हम पढ़ना है। घायल शहर की एक बस्ती, इस कहानी के लेखक हैं मोहनदास नैमिषारण्य। मोहनदास नैमिषारण्य हम देख चुके हैं। घायल शहर की एक बस्ती, यह हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों पर लिखी गई एक कहानी है। मेरठ शहर का जो यह चित्रण देती है, वहां की एक छोटी बस्ती किस प्रकार इन दंगों से जो त्रस्त है, जो वहां के लोग दुखी हैं, इसका परिचय आगे इस दूसरे भाग में भी हमें मिलता है। तो दूसरे भाग में हम देखेंगे जो वहां के लोग गरीब लोग हैं, उस बस्ती के लोग, मेरठ शहर की जो छोटी सी बस्ती है जहां मोहनदास नैमिषारण्य रहते हैं, अथवा नजदीक से उस बस्ती को देख चुके हैं। वह मोहल्ला, उस मोहल्ले में गरीब लोग रहते हैं। उनको अच्छे पक्के मकान नहीं है। उनका पाखाना पेशाब जो भी हो, या तो एक एक घर में पैखाने पेशाब खाने हैं ही, बाकी के जो 70-80% लोग बाहर ही यह सब अपने काम निपटा लेते हैं। तो दंगों फसादों के समय पर उनको बहुत मुश्किल होने लगती है। तो ऐसा एक चित्रण यहाँ दूसरे भाग में हमें मिलता है। रात में पाखाना पेशाब आता है तो दंगा फसाद करने वाले, गरीबों को जलाकर अपनी दाल गलाने वाले और गरीबों को दारू पैसा देकर राजनीति करने वालों को हरिया एक गाली दे ही डालता है। वह गाली बकता है, कहता है ससुरों ने हगना मुतना भी बंद करा दिया है। तो इस प्रकार हरिया नामक एक व्यक्ति गरीब वहां रहता है, जो निम्न तबके का आदमी है। हरिजन गिरिजन जैसे निम्न तबके का आदमी है, उसके नाम से ही पता चलता है। बेचारा दिन की कमाई करके खाने वाला है, उसका काम सब अब ठप हो गया है। रात में उसे जो हगने मुतने भी मुश्किल हो रही है। तो ऐसे संदर्भ में वह बुरे लोगों की आलोचना करते हुए उनको एक गाली दे डालता है। ससुरों ने अब हमारा हगना मुतना भी बंद करा दिया है, रात में हम कैसे चैन से रहें। तो पास ही सोई हुई पत्नी जसवंती, उसकी पत्नी वहीं पास के खाट पर सोई हुई थी, उसे टोकते हुए कहती है लोग कट मर रहे हैं, इसे तो हगने मुतने की लगी रहती है। जसवंती, जो भी कष्ट आए उसे सहन करने की शक्ति भगवान ने दिया है इसे। जसवंती जो हरिया को रोकती है, टोकती है। आज का दिन चिड़ियों के मधुर गान के साथ नहीं, तलवार चाकू छुरों के साथ आज के दिन का आरंभ हुआ था। ऐसी थी 20 वर्ष पहले की मेरठ और इस बस्ती की हालत, जो ये नजदीक से नैमिषारण्य देख चुके थे। यहाँ अब रात होते ही चौराहे के नत्थु के लकड़ियों के टाल में आग लगा दी गई। जो उस दिन हमले खूब हो रहे थे, शाम रात होते ही जो चौराहे में सर्कल में नत्थु नामक एक सीधा साधा अच्छा आदमी लकड़ियों का अड्डा लगा लिया था, उसकी लकड़ियों का अड्डा जला दिया जाता है। लकड़ियों के साथ नत्थु भी जलकर मर गया रहता है।
लोगों की जुबान पर उसके अच्छे गुणों की तारीफ हो रही थी। नत्थु एक अच्छा आदमी था। गरीबों को जो उधार में या रोकड़ में लकड़ियां देकर उनकी मदद करता था, ऐसे व्यक्ति की आज जलाकर हत्या कर दी गई है। 5 दिन से हरिया काम पर नहीं गया, जेब में पैसे नहीं, घर में अनाज नहीं। हरिया की पत्नी जसवंती पड़ोस से चावल उधार लाकर नमक मिर्च डालकर खाना दाल बनाती है। तो शायद 5 दिन से भी यहाँ कर्फ्यू लागू है। हरिया को काम पर जाने नहीं हुआ, बेचारे के जेब में पैसे भी नहीं है, तो वह कूटते, लोगों को डांटते, प्रशासन की चर्चा करते बैठा था। तो खाना पकाने के लिए मजबूरी से उसकी पत्नी पास पड़ोस में थोड़े चावल उधार लेकर पकाती है, चटनी नमक डालकर सालन बनाती है। हरिया मिर्ची रोटी खाना खाकर जीभ के जलने पर उसे गुस्सा आता है। फिर दंगा करने वालों व दंगा कराने वालों को वह गाली दे बैठता है। मार काट होने पर दिन में लोग एक दूसरे के सुख दुख पूछने में लग जाते हैं। गले में अफवाहें, झूठी अफवाहें भी फैलती जाती हैं। बस्ती में शाम होते होते सन्नाटा छा जाता है। हार्ड माउस के दुबले दलित शरीर डर का कफन ओढ़कर सोने का प्रयत्न करते हैं। लोगों को रात में नींद नहीं आती है, नींद ही नहीं आती थी। तो इस प्रकार वहां जो गरीब लोग रहते थे, उनकी रक्षा करने वाला कौन, उनको खाना खिलाने वाला कौन? ऐसी हालत में वह डर का कफन ओढ़कर, अर्थात वह खूब डरते हुए कलेजे को, जान को हाथ में थामे हुए सो रहे थे। उसी बस्ते में रामनाथ का मकान भी था। 10-12 लोग रात में वहां जमा होते थे, चाय पीते थे, अपने अपनी हांगते हुए बैठते थे। हरिया रामनाथ को डांटते हुए कहता है, दंगों में भी चैन नहीं, स्याले को लोगों को जमा कर चाय बेचने बैठा रहता है। इस प्रकार जो हरिया रामनाथ को डांटता है, मन ही मन उसे कोसता है। रामनाथ के होटल में बैठा हुआ एक आदमी कहता है, आज रात को हमला होगा। डरते हुए उन्हीं लोगों में से एक आदमी पूछता है, कौन कह रिया है रे? अर्थात कौन कह रहा है रे? पहले वाला उत्तर देता है, पिछली गली का भड़बूजा कहा है, आज कत्ल की रात है, सभी सावधान सोए। इसी समय सब डर के खामोश हो जाते हैं, डर कर सब खामोश हो जाते हैं, जुबान नहीं हिलाते। तो इसी संदर्भ में जो इसी चर्चाएं करते बैठे थे लोग, पुलिस की गाड़ियां वहां से गुजरती हैं। पुलिस की सीटी बजने लगी तो रामनाथ के होटल का लाइट ऑफ हो जाता है। तो सब अंधकार के काले सागर में डूब जाते हैं। अर्थात तो 10-12 लोग वहां छिपकर चुप खामोश बैठ जाते हैं। फिर पुलिस की गाड़ी जाने के बाद उनकी वही हंसी मजाक, वही आवाजें, वही जोर जोर की आवाजें, अर्थात दंगे फसाद से ये लोग खूब मजा ले रहे हैं। तो कच्चे कोठे में, उसी मोहल्ले में कच्चे कोठे में, कच्चे मकान में दलित हरिया और जसवंती सोए थे। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। जसवंती पति हरिया से कहती है, सुना तुमने, आज रात को हमला होगा। हरिया गुस्से में आकर कहता है, फिर क्या करूं ससुरी? गुस्से में आकर वह पत्नी को डांटता है, फिर क्या करूं ससुरी? जसवंती डरते हुए स्वर में कहती है, कहीं कुछ हो गया तो? हम तो गरीब हैं,
कहीं कुछ हो गया, मारकाट हो गई तो क्या करेंगे? फिर वह औरतों को डांटने लगता है। हरिया कहता है, ससुरी औरतों के पास न जाने कहां से टेलीफोन आ जाता है, अर्थात आज का मोबाइल। पहले जो ऐसे अफवाहें जो एक दूसरे के पास स्त्रियों के द्वारा ही जल्दी पहुंच जाती थी, ऐसे स्त्रियों को, अफवाह फैलाने वाली स्त्रियों को, लोगों को वो हरिया डांटता है। इसी बीच पुलिस की सीटी बजती है। डरती हुई सूरतें घरों के दरवाजे और खिड़कियों से झांकती हैं, फिर छिप जाती हैं। इसी बीच अचानक पास जोरों से दंगाइयों की आवाजें आने लगते हैं। धड़ धड़ धक धक भागने लगते हैं लोग। कहीं रोने की आवाज, कहीं चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। घरों में लोग बिना शोर किए छिपकर बैठ जाते हैं। तो ये दूसरे भाग में आने वाली इतनी कहानी है। तो इस दूसरे भाग के पाठ का जो उद्देश्य है, जो इस प्रकार है। मेरठ के इस गरीब बस्ती के लोग जान के डर से घर के बाहर तक नहीं निकलते। लेखक इस नरक जैसे वातावरण का परिचय देना चाहते हैं। मेरठ की इस बस्ती के नरक जैसा वातावरण जो अब छा गया है, उसका परिचय नई मिश्राई देना चाहते हैं। लकड़ी बेचने वाले जो नत्थु को लकड़ियों के ठाल के साथ ही जला दिया जाता है, वे इसका परिचय देते हैं। लेखक इसका परिचय भी देते हैं। लकड़ियों के ठाल के साथ उसके बेचने वालों को किस प्रकार बेरहमी से लोग जलाते हैं, इसका परिचय देना लेखक नए मिश्राई का उद्देश्य है। लेखक गरीब लोगों का खाना पीना, हगना मुतना और काम पर जाना बंद हो जाता है, तो ऐसे भयानक वातावरण का परिचय देते हैं लेखक। दोनों कौम के हत्यारे पुलिस से छिप छिप कर हत्याकांड करने लगते हैं। लेखक इसकी जानकारी भी यहाँ देते हैं। तो छात्रों को और पाठकों को क्या जानकारी मिलती है इस पाठ से? मेरठ के इस गरीब बस्ती के लोग जान के डर से घर के बाहर तक नहीं निकलते। इस नरक जैसे वातावरण का परिचय यहाँ छात्रों को होता है। लोगों के जाने खतरे में है, इसकी जानकारी छात्र और पाठकों को मिलती है। गरीब लोगों का खाना पीना, हगना मुतना और काम पर जाना बंद हो जाता है। ऐसे भयानक वातावरण का परिचय यहाँ होता है। दोनों कौम के हत्यारे पुलिस से छिप छिप कर हत्याकांड करने लगते हैं। ऐसे निशाचर राक्षस लोगों का परिचय भी यहाँ मिलता है। तो आइए अब हम प्रश्नोत्तर भाग पर पहुंच चुके हैं। जो पहला प्रश्न है, हरिया रात में पाखाना पेशाब आने पर किसको गाली देता है? उत्तर है अ पत्नी को, ब पड़ोसी को, क भाई को, ड दंगा फसाद कराने वालों को। तो सही उत्तर है, हम देख चुके हैं, जो ड दंगा फसाद कराने वालों को रात में पाखाना पेशाब आने पर हरिया गाली देता है, डांटता है। दूसरा प्रश्न है, पुलिस की गाड़ी आने पर रामनाथ के होटल में क्या करते हैं? जो उत्तर है लाइट ऑफ करते हैं, ब डांस करते हैं, क भाषण करते हैं, ड दंगा करते हैं। तो हम देख चुके हैं पुलिस की गाड़ियां आने पर रामनाथ के होटल में लोग जो लाइट ऑफ करके छिप जाते हैं, अंधेरे में डूब जाते हैं। तो सही उत्तर है अ। तो यहाँ को यह कहानी दूसरा भाग समाप्त होता है। और अधिक जानकारी के लिए कहानी संकलन में जो घायल शहर की एक बस्ती नाटक पढ़कर, ये कहानी पढ़कर अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। जो घायल शहर की एक बस्ती कहानी में ये ऐसा जो धार्मिक दंगों का चित्रण जो हुआ है। धन्यवाद।